ऑल्टरनेटिंग एसी सर्किट है ना। तो एसी सर्किट सिंपल वाले भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले भी रहते हैं। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वैसे यहाँ पर भी रहेगा। रेजिस्टेंस को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगा दो, इंडक्टर को लगा दो, ठीक है, कैपेसिटर को लगा दो, समझ गए ना, या इनका मिक्स कॉम्बिनेशन कर दो। क्लियर हो गया? तो लिटिल बिट ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम हमारे सिलेबस में जो स्टडी है वो बिल्कुल सिंपल एसी सर्किट की स्टडी है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उतने कॉम्बिनेशन सब हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, या सिर्फ कैपेसिटर लगा है, या सिर्फ इंडक्टर लगा है, या इनके मिक्स हमने लगाए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारी जो स्टडी है वो सिंपल एसी सर्किट्स के लिए है ना। सिंपल सीरीज में एल और आर लगा दिए, सी और आर लगा दिए, एल और सी लगा दिए। क्लियर हो गया? समझ गए कि नहीं? सिंपल स्टडी है हमारी इस चैप्टर में, सिंपल सर्किट की स्टडी है। सीरीज एलसीआर हो गया या पैरेलल एलसीआर हो गया, ऐसा, ठीक है। समझ गया? तो बिल्कुल सिंपल सी स्टडी है। और इन सर्किट को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं। वो अगर टेक्निक आपको आ गई या सीख लिए आप लोगों ने, थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत आसान है ना। वेक्टर मेथड यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये सर्किट का जो सॉल्यूशन होता है इनका, ये बहुत आसान होता है। और कुछ बेसिक आइडिया जो रहते हैं वो भी हमको ध्यान पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो एसी सर्किट में मान लो यहाँ पे कोई एक एसी सर्किट मैंने लिया है, सपोज दिस इज एनी एसी सर्किट। अब इस एसी सर्किट के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ये हो सकते हैं ऐसे। एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये किससे कनेक्ट किए बेटा हमने? इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ दिस एसी सर्किट इज कनेक्टेड विथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ गए? ये जो एसी सर्किट है इसको हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज है, ये सिंबल होता है ऑल्टरनेटिंग का। एंड इट इज गिवन बाय वी नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का फंक्शन भी ले सकते हैं, मैंने साइन का लिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अप्लाइड ईएमएफ है ना। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड ईएमएफ। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज और ईएमएफ। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज और ईएमएफ। समझ गया ना? अप्लाइड वोल्टेज या फिर ये ईएमएफ है। क्लियर हो गया? अब जो घरों की सप्लाई होती है, हमारी घरों में हमारी जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट वाली सप्लाई होती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो हमारे घरों में क्या बोलते हैं कि कितने वोल्ट की सप्लाई है? 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो एक्चुअल में क्या वो 220 वोल्ट है कि कौन सी वैल्यू दी रहती है वहां पे? ठीक है, जैसे घरों में, हमारे घरों में जो हाउस होल्ड सप्लाई होती, हाउस होल्ड एसी सप्लाई जो रहती है ना, हाउस होल्ड एसी सप्लाई, जैसे मान लो ये बोर्ड है यहाँ पे, है ना, हमारे घर का, और ये वायर आए यहाँ पर से, एंड दिस इज द स्विच बोर्ड। ठीक है, ये स्विच बोर्ड है। अब इसमें ये स्विचेस लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये स्विच बोर्ड हो गया। तो बेटा यहाँ पे जो सप्लाई होती है, सप्लाई लाइन, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि भाई कितने वोल्ट का है? यहाँ पे हम क्या बोलती है? 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। सो व्हाट दिस 220 वोल्ट रिप्रेजेंट? ये 220 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे घरों में ये जो सप्लाई रहती है, ये जैसे 220 वोल्ट अगर बोला गया है, तो ये 220 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सी वैल्यू होती है? सो दिस 220, हाँ, कौन सा करंट, कौन सा वोल्टेज है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, ये देख, ये यहाँ पे ना जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, ये साइन या कॉस का फंक्शन है। वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी लिख दो। तो इसमें वी नॉट कौन सी वैल्यू होती है?
यहाँ पे V नॉट होता है पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू, है ना, या फिर एम्पलीट्यूड आएगा, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज लगाए यहाँ पे ये माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट तक क्या होता है, ऑसिलेट करता है, माइनस वी नॉट से प्लस वी नॉट तक ऑसिलेट करता है। और इसके ये जो दो टर्मिनल हैं, जैसे हमने अगर वोल्टेज की बात कर लें तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है बेटा, प्लस वी नॉट से लेके माइनस वी नॉट तक, तो ये यहाँ पे पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती, यहाँ पे ना पोलैरिटी फिक्स नहीं है, जैसे बैटरी में पोलैरिटी फिक्स होती है, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर, ठीक है, बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड जैसी कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लो ये पॉजिटिव है, तो अगली साइकिल में अगली जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा, सर्किट में करंट का डायरेक्शन बदलेगा, आधी साइकिल में इधर से करंट आएगा और बाकी की आधी साइकिल में इधर से करंट आएगा, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए इसको, पहली हाफ साइकिल में इधर से करंट जाएगा, आगे की हाफ साइकिल में इधर से जाएगा, देख लो यहाँ पे फंक्शन ही ऐसा ही। तो यहाँ पे हम लोग हायर और लोअर पोटेंशियल ऐसा मेंशन नहीं करते, हाँ रेफरेंस वोल्टेज जरूर होता है जीरो, रेफरेंस वोल्टेज इज जीरो, और फिर एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो जो लाइव वायर होता है उसका पोटेंशियल न्यूट्रल से ज्यादा भी जाता है और कम तक भी जाता है, ठीक है, रेफरेंस लेवल से। लेकिन जो पोटेंशियल होती है ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए लाइव वायर के लिए बोलते हैं हम लोग, कॉमन लैंग्वेज बोल देते हैं कि लाइव वायर का इतना वोल्टेज है, और वो जीरो से ऊपर भी जाता है और जीरो से नेगेटिव पे भी जाता है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बना रहता है। अभी जैसे यहाँ पे ये बोले हमने कि ये 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 220 वोल्ट सप्लाई का मतलब क्या है, ये जो हमारे घरों में ये जो 220 वोल्ट है ये कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। तो अगर पीक वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये जो आरएमएस वैल्यू होती है ना ये इक्विवेलेंट होते हैं डीसी के, ये आरएमएस वैल्यू डीसी वोल्टेज की इक्विवेलेंट है, पीक वैल्यू नहीं। तो अगर ये आरएमएस वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होता है बेटा, V नॉट अपॉन √2, सो देयरफॉर जो पीक वैल्यू आएगी 220 इंटू √2, अगर हम यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई कर दें 220 में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 220 में अगर हम √2 का मल्टीप्लाई कर दें, 220 into 1.414, it is 311.08, 311.08 वोल्ट, समझ गए। तो ये पीक वैल्यू होती है, ये पीक वैल्यू, और ये जो गिवन होता है ये कितना रहता है, ये जो गिवन रहता है ये 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो अगर एसी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है तो वो बाय डिफॉल्ट, अगर पीक वैल्यू नहीं बोला तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे गिवन होता है ये कौन सा है, ये आरएमएस। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि भाई यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया कि ये 220 वोल्ट है, अगर सिर्फ 220 वोल्ट लिखा है या 200 वोल्ट लिखा है इसका मतलब वो उसकी आरएमएस वैल्यू है, समझ गए ना। तो पीक वैल्यू के लिए स्पेसिफिक करते हैं, पीक वैल्यू के लिए स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ ये पीक वैल्यू है, अदरवाइज उसको क्या कंसीडर करना है, आरएमएस वैल्यू कंसीडर करना है। तो क्या ध्यान रखो, जब भी एसी वोल्टेज क्वेश्चन में दिया जाए कि इतना एसी वोल्टेज है और जब तक कुछ नहीं कहा जाता तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए ये 200 वोल्ट अप्लाई किए, तो इफ नथिंग इज सेड, इफ नथिंग इज सेड देन इट इज कंसीडर्ड एज, इसको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर्ड एज आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, अगर कुछ नहीं कहा गया इसके बारे में कि ये कौन सी वैल्यू है तो इसको कौन सी वैल्यू मानना, हमको कौन सी वैल्यू मानना है, आरएमएस वैल्यू मानना है। बात समझ गया बेटा, अरे समझ गया कि नहीं, बोलो जल्दी से।
अगर कुछ नहीं कहा गया है सर्किट में, जैसे ये बोल दिया भाई यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है ये 200 वोल्ट का लगा दी हमने एसी सर्किट में, कुछ नहीं कहा गया है, तो कौन सी वैल्यू मानना बेटा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू मानना है, आरएमएस वैल्यू मानना है। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आरएमएस वैल्यू मानना है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं, पूछो, अभी कुछ पूछना है, कुछ पूछ रहे हो? हेलो, कुछ पूछ रहे हो? समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी क्या? सर हाँ बोलो बेटा। सर अपन को कुछ नहीं, मतलब क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में जब अपन को इसको आरएमएस वैल्यू कंसीडर नहीं करना है? क्वेश्चन में बोलेगा कि ये पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू लेना है, नहीं बोला तो आरएमएस वैल्यू। सिर्फ गिवन है कि भाई यहाँ पे इतना वोल्टेज अप्लाई किए और कुछ बोले ही नहीं है, तो वो कौन सी वैल्यू मानना है हमको? आरएमएस वैल्यू मानना है। समझ गया? ओके सर। ओके, अभी मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है? और ये जो अभी घरों की, जो हमारी जो घरों की सप्लाई होती है, बोलते हैं ना कि 220 वोल्ट, तो ये कौन सा होता है? ये उसकी 220 वोल्ट नहीं, वो कौन सी वैल्यू है? वो आरएमएस वैल्यू है। और फिर यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जा रहा है या जो आ रहा है वो इस फॉर्म पे आ रहा है। एक्चुअल में जो वोल्टेज आ रहा है वो इस फॉर्म पे आ रहा है, यहाँ पे ये वाले फॉर्म पे आ रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के फंक्शन के फॉर्म पे। तो अब क्योंकि सभी को थोड़ी पता रहता है, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए अब जान रहे हैं एसी के बारे में डिटेल में। अभी तक तुमको भी नहीं पता था 220 वोल्ट मतलब, तुम्हारे दिमाग में क्या था कि यार ये 220 वोल्ट है, था कि नहीं दिमाग में अभी तक? अभी एसी अब पढ़ना चालू किए, उसका फंक्शन पढ़ना चालू किए, तब तुम्हारे दिमाग में आ रही चीज है। इसके पहले क्या क्या समझते थे तुम लोग भी? सर यहाँ जो घरों में तुम्हारे जो सॉकेट लगा हुआ उसमें 220 वोल्ट का मतलब क्या समझते थे? बस इतने समझते थे ना, 220 वोल्ट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं समझते थे। समझते थे क्या कि क्या रहता है कहानी? हेलो, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई। नो सर। हाँ, इसके पहले तो कुछ नहीं समझते थे ना तुम लोग, सिर्फ 220 वोल्ट ही समझते थे। तो वो जो 220 वोल्ट है, जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन पर्सन है ना, ठीक है भाई, जिसको फंक्शन और ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है स्टडी से, उसको बस क्या है, बल्ब लगाना या पंखा चालू करना या एसी लगाना या फिर टीवी चालू करना, बस उसको उससे मतलब है। तो उसके लिए क्या है, वो 220 वोल्ट है। हमारे लिए 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? ये आरएमएस वैल्यू है। हमारे लिए स्टडी है भाई, हम डिवाइस बना रहे हैं या फिर हम बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब जानना जरूरी पूरा। लेकिन जिसको प्लग एंड प्ले करना है उसके लिए तो ये जानने की जरूरत ही नहीं ना, बस उसको तो प्लग लगाना और चालू कर लेना है, ठीक है? तो अभी तक हमारे लिए भी ऐसा ही था, लेकिन अब हमको ऐसा नहीं सोचना, अब हमको पूरा एसी के बारे में थोड़ा थोड़ा खोजबीन कर लेना है। समझ गए ना? ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो ये जो 220 वोल्ट दिया है, ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है, नॉट द पीक वैल्यू। तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू, अगर ये 220 वोल्ट की सप्लाई है तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है? वी आरएमएस किसके बराबर होता है बेटा? वी नॉट अपॉन रूट टू। याद रखो, पीक वैल्यू का 1/रूट टाइम्स, 1/√2 टाइम्स कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। समझ गए? कल किए थे ना अपन ने, कल किए थे ना आरएमएस वैल्यू, अरे बोलो जल्दी से। वी आर एम एस किसके बराबर आएगा? वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। और करंट की भी आर एम एस वैल्यू किसके बराबर आएगी? आई नॉट अपॉन रूट टू। यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट क्या है? वी नॉट और आई नॉट क्या है यहाँ पे? आर एम एस वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे ना करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। अगर मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन लिखा है, ये ऐसा बना दिया कि भाई यहाँ से ऐसा करंट गया, तो करंट का डायरेक्शन ये सर्किट में फिक्स नहीं रहता है। क्यों नहीं फिक्स रहता? क्योंकि वोल्टेज, ये जो पोलैरिटी होती है यही बदलती है, कभी प्लस है, फिर कभी आधी साइकिल के बाद माइनस हो जाएगा, फिर आधी साइकिल के बाद प्लस होगा। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे बेटा फिक्स नहीं रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आधे साइकिल में ये प्लस है, फिर आधे साइकिल में ये वाला प्लस हो जाएगा। तो करंट ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, है ना? समझ गए ना? तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होता है? दिस इज इंस्टेंटेनियस।
ये कौन सा करंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सर्किट में कौन सा करंट लेते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे डायग्राम में करंट को मेंशन किया है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है और इस कंडीशन में ये वाला एंड पॉजिटिव है अभी और ये वाला एंड कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये बदलेगा ना, ये फंक्शन है ना साइन का, और साइन की वैल्यू क्या होती है, खुद बदलती, प्लस और माइनस के बीच में, है ना। समझ गए? अरे बोलो जल्दी से भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे, यहाँ तक इस पेज पे कोई डाउट इस डिस्कशन पे? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ ठीक है, लिख लो। एक काम करो, इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। डन सर। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का? यस सर, यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ना अभी देखो, ये मीटर देता हूँ मैं, अभी ये पीक वोल्टेज और ये सब समझ में आ गया ना। देखो दिस इज नाउ पेज नंबर 2। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एसी सप्लाई है, मान लो ऐसी, ये ए और ये बी है ना, और यहाँ पे लिख दिया बेटा 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, ये ऐसा गिवन है, तो इसको क्या समझना हमको, अगर सिर्फ इतना लिखा है कि 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, तो ये कौन सी वैल्यू है बताओ जरा, 200 वोल्ट्स और अगर 50 हर्ट्ज लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, हाँ, सो यहाँ पे जो डेटा गिवन है ये लिखा हुआ है, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड 200 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट कौन सी वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। ये जो 200 वोल्टेज है ये आरएमएस वैल्यू है, और पीक वैल्यू निकालना है तो इसमें अपने को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो 50 हर्ट्ज है बेटा, ये क्या दी हुई है यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमने लगाया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझ गए ना, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिए कि भाई ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और यहाँ पे गिवन दे दिया कि गिवन V नॉट मतलब पीक वैल्यू, ये पीक वोल्टेज दे दिया यहाँ पे, जैसे पीक वोल्टेज दे दिया है यहाँ पे 200 वोल्ट, है ना, और फ्रीक्वेंसी दे दिया यहाँ पे भाई 50 हर्ट्ज। तो अब ऑलरेडी मेंशन करके दिया कि ये पीक वोल्टेज लगाए यहाँ पे, ये पीक वोल्टेज की वैल्यू, अगर आरएमएस निकालना है फिर तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट हमको क्या समझना था, बाय डिफॉल्ट हमको भी आरएमएस समझना था, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मेंशन है तो पीक समझना है कि भाई ये पीक वोल्टेज है तो पीक्स देना चाहिए। सो देयरफॉर जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पे उसकी जो पीक वैल्यू है ये कितनी गिवन है यहाँ पे, ये 200 वोल्ट गिवन है, तो पीक वैल्यू गिवन है तो फिर वैसा लेना, और ये फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज हो गई यहाँ पे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे कुछ बोले ही नहीं था, जब कुछ बोले ही नहीं गया है तो उसको क्या मानना हमको, अल्टरनेटिंग करंट वाले चक्कर पे, अगर कुछ बोले ही नहीं है कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो फिर इसको क्या मानना हमको, आरएमएस मानना है, समझ गया बेटा। और अगर पीक वोल्टेज दिया है क्वेश्चन में तो फिर पीक लेना, नहीं बोला है तो आरएमएस मानना है। अभी क्लियरिटी आ गई बिल्कुल? अरे समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं था, कुछ लिखा था यहाँ पे कि ये कौन सी वैल्यू है, कोई लिखा था यहाँ पे कौन सी वैल्यू, ये आरएमएस और पीक कुछ लिखा था क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है तो कौन सी मानना है, आरएमएस मानना। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया उसमें साफ साफ कि भैया ये पीक वैल्यू है तो पीक मानना है, कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस मानना है,
ठीक है, लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा, इफ नथिंग इज सेड, नथिंग इज सेड, इफ नथिंग इज सेड, तो कौन सी वैल्यू मानोगे, आरएमएस वैल्यू मानोगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट अभी, क्लियर हो गया या कोई डाउट है, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया, डाउट है कुछ, हेलो, अरे बोलो भाई। क्लियर है सर। ठीक, सर चलो अभी इसके, हाँ बोलो, हेलो, अरे बोलो, अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग, अभी बोलो जल्दी से, कुछ है और कुछ नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए, ले लिए क्या, हेलो, यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अगले पेज पे, पेज नंबर 3। देखो यहाँ पे ना, ये सर्किट में यहाँ पे क्या क्या लगे हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल, कैपेसिटर, ये लगे हो सकते हैं यहाँ पे सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, सिर्फ इंडक्टर भी हो सकता है, सिर्फ कैपेसिटर भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, और ये अप्लाइड वोल्टेज है मान लो, और ये जो करंट का डायरेक्शन लिया मैंने, ये कौन सा करंट का डायरेक्शन हो गया, ये सपोज एक्स और वाई अपन ने ले लिया, तो ये करंट का डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा, ये इंस्टेंटेनियस, समझ गए, ये कौन सा करंट का डायरेक्शन कहलाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, समझ गए बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलेगा सर्किट में, ये फंक्शन के कारण बदलेगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है यहाँ पे कि ओम्स लॉ कैसे लगाते हैं यहाँ पर, और करंट की जो इक्वेशन आएगी वो किस तरह से बनेगी। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज ये है, इफ applied voltage और EMF VAB is equals to V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज है, समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, ये अप्लाइड वोल्टेज है जिसको हम लोग सिंपल क्या ले ले रहे हैं यहाँ पे, V से डिनोट कर दे रहे हैं, VAB भी नहीं लेते हैं, है ना, दैट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB ले लेता हूँ, चलो मैं इंस्टेंटेनियसली ऐसा है, then current in circuit is given by function I naught sin omega t plus phi, ठीक है, I naught sin omega t plus phi, I naught sin omega t plus phi, तो करंट का फंक्शन ऐसा बनेगा, सर्किट में करंट ऐसा चलेगा। अच्छा, अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, एसी सर्किट में एक नया नाम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, एसी सर्किट में एक नया नाम हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे जेड, यहाँ पे एसी सर्किट में क्या नाम दे रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, जेड लगा हुआ है, जेड मतलब होता है इम्पीडेंस। तो रिलेशनशिप क्या आएगी इसमें, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आएगी, देन बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ध्यान देना, V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड लिखोगे, या V RMS इक्वल्स टू आई RMS इंटू जेड लिखोगे। सो व्हाट इज जेड हियर, इट इज V नॉट अपॉन आई नॉट, या फिर RMS, ठीक है, क्लियर हो गया अभी, this implies that
Z क्या है यहाँ पे, where Z is called impedance of circuit, ठीक है, this is impedance of सर्किट, ये क्या होता है, सर्किट का इंपीडेंस होता है। तो ओम्स लॉ यहां पर भी लगेगा, लेकिन ओम्स लॉ लगाने के लिए क्या करना भाई, इंस्टेंटेनियस के साथ में नहीं लगता ओम्स लॉ, क्योंकि ये जैसे साइन का फंक्शन है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे जो फाई है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है। यहाँ पे फाई क्या है बेटा, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V, करंट और वोल्टेज के बीच में ये फेज डिफरेंस है। और ये फेज डिफरेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, दिस फेज डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये जो फेज डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एसी सर्किट को सॉल्व करने की जो मेथड है वो ये इस तरह से रहती है। ये इंस्टेंटेनियस करंट हमने बना दिया यहाँ पे, ये मान लो अप्लाइड वोल्टेज है, तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसा चलेगा सर्किट पे, इट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या क्या फाइंड करना रहता फिर सर्किट पे, बताओ, अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में क्या क्या फाइंड, ये गिवन रहेगा, एक चीज तो गिवन ही रहेगी, मान लो अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करोगे सर्किट में, करंट निकालोगे। करंट के साथ साथ क्या फाइंड करना रहेगा यहाँ पे, इंपीडेंस, सर्किट का इंपीडेंस निकालने का क्या तरीका हो गया, V नॉट अपॉन I नॉट, ठीक है। इंपीडेंस की यूनिट भी क्या रहती है, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, एंड इट्स SI यूनिट क्या रहती है, इट्स SI यूनिट इज ओम, इसकी SI यूनिट ओम रहती है। जैसे भाई V अपॉन I है ना, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे एसी सर्किट में ये जो Z है इंपीडेंस, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, लेकिन L और C के सामने कुछ अलग से लिखना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, इंपीडेंस कैसे निकालोगे एसी सर्किट का, V नॉट अपॉन I नॉट करके या VRMS अपॉन IRMS करके इंपीडेंस निकालोगे। और ये वोल्टेज की इक्वेशन ये गिवन है, और ये करंट की इक्वेशन, इसको मेजर करना है। तो I नॉट की वैल्यू किस तरह से निकल जाएगी, यहाँ पे सीधे सीधे, अगर आपको सर्किट में इंपीडेंस पता है तो I नॉट निकल जाएगा, या I नॉट पता है तो इंपीडेंस निकल जाएगा। तो या तो RMS वैल्यू से निकाल लो, ठीक है। अब अगर इनको आपको निकालना ही है, अप्लाइड वोल्टेज हो गया, यहाँ पे आप क्या लगा दो, अमीटर लगा दो, तो दिस इज द अमीटर। और अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, है ना, ये अमीटर लगा दिया हमने और ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया, समझ गया बेटा। यहाँ पे सर्किट के लिए क्या आएगा, ये Z इंपीडेंस रहेगा, यहाँ पे Z इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RLC, और सिंगल R और सिंगल L और सिंगल C और कॉम्बिनेशन ऑफ RLC, ठीक है। ये जो अमीटर लगाए और वोल्ट मीटर लगाए, ये कौन सी रीडिंग मेजर करते हैं, यहाँ पे एसी सर्किट में हमने अमीटर और वोल्ट मीटर लगाए, ये कौन सी रीडिंग मेजर करते हैं, कौन सी रीडिंग मेजर करते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर एसी सर्किट में, ये कौन सी रीडिंग मेजर करेंगे, पीक वैल्यू मेजर करेंगे कि एवरेज वैल्यू मेजर करेंगे कि आरएमएस वैल्यू मेजर करेंगे, और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते ये। क्या यहाँ पे डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते बेटा। जो डीसी वोल्ट मीटर और डीसी अमीटर होते हैं वो एवरेज वैल्यू पे बेस्ड होते हैं, और अगर उनको यहाँ लगा दोगे तो वो रीडिंग शो करेंगे, जीरो शो करेंगे। ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। ये जो डिवाइस यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो अमीटर और वोल्ट मीटर है, ये कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, ये कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं, ये कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, IRMS मेजर करेगा। ये कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, VRMS मेजर करेगा, ठीक है। तो जो एसी अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये RMS वैल्यू मेजर करते हैं, समझ गए। डीसी वोल्ट मीटर और डीसी अमीटर, सॉरी, एसी वोल्ट मीटर और एसी अमीटर अगर हमने लगाया है, तो ये कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं, यहाँ पे RMS वैल्यू मेजर करते हैं, समझ गए। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये अमीटर हो गया, ठीक है। दे विल रीड, कौन सी वैल्यू रीड करते हैं ये, दे विल
रीड आरएमएस वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू को पढ़ते हैं, कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं? दे विल रीड आरएमएस वैल्यू। समझ गए? हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बेटा ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है, करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। समझ गए? अरे बोलो भाई जल्दी से, समझ गए कि नहीं? करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो। सर हीटिंग इफेक्ट मतलब? हीटिंग इफेक्ट मतलब आई स्क्वायर आर पे बेस्ड होते हैं ना, आई स्क्वायर जेड पे। हीटिंग इफेक्ट भाई हीट पावर डिसिपेशन से गर्म होगा उससे? क्या? मतलब जितना केबल गर्म होगा वो रीड करेगा क्या? हाँ ये समझ ले, उसी तरह से केबल गर्म जितना होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। हीटिंग इफेक्ट लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे अपन लोग यहाँ पे अंदर, क्योंकि वो अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, उसके बारे में डिटेलिंग है ही नहीं अपने। मैंने बस एक इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया यहाँ पे, है ना। जैसे जो अमीटर और वोल्ट मीटर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, जो उनका कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, तो वैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके लिए, है ना। समझ गए? इनकी Yes. स्केल अलग होती है। हाँ, इनकी स्केल भी अलग होती है। और अगर यहाँ पे तुम डीसी वोल्ट मीटर और डीसी अमीटर गलती से लगा दिए ना, तो वो रीडिंग ही नहीं देंगे, क्योंकि डीसी अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं एवरेज वैल्यू पे बेस्ड, और ये आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर द साइकिल कितनी होती है? 0 होती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? हेलो। तो जैसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही है। कुछ एडिशनल चीज आ रही है यहाँ पे, एक ये फेज डिफरेंस कैलकुलेशन। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता, फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन, इंपीडेंस का या करंट का कैलकुलेशन, ठीक है। और इसके लिए कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं कैलकुलेशन की, है ना। ठीक है, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है, कैलकुलेशन का तरीका यही है, इसी तरह से कैलकुलेट करना, बेस यही है यहाँ पे कैलकुलेशन का। ठीक है, लिखो अभी इसको, पहले फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। आई नॉट मतलब? आई नॉट मतलब करंट की पीक वैल्यू, वी नॉट मतलब वोल्टेज की पीक वैल्यू। समझ गए? और ओमेगा का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा? ओमेगा का मतलब क्या है? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब यहाँ पे ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा का मतलब क्या है? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है वो नहीं बदलेगा। कब कब तक नहीं बदलेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी? क्योंकि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स से आ रही है ना, जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके आ रही है। जब तक उस आर्मेचर कॉइल को घुमाने की फ्रीक्वेंसी आप नहीं बदलोगे, तब तक यहाँ पे एसी की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। करंट और वोल्टेज बदलते रहेंगे। ठीक है, आप कितना ले रहे हो, कितना लगा रहे हो वहां पे, वो अलग मैटर हो गया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। एक बार जो डिसाइड होके आ गई उधर से पावर स्टेशन से, फिर वो नहीं बदल सकते आप। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। क्लियर हो गया बेटा? इम्पीडेंस हाँ, बताइए क्या सर। इम्पीडेंस देख, जो रोल रेजिस्टेंस का होता था ना एसी सर्किट में, हम ओवरऑल उसको इंपीडेंस बोलते हैं। ठीक है, जो रोल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ रेजिस्टेंस का पढ़ते थे, एसी सर्किट में सेम रोल हम इंपीडेंस को बोलते हैं। हम अब यहाँ पे नहीं बोलते कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे एसी वाले चैप्टर में, इस सर्किट का इंपीडेंस कितना है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? अभी इस सर्किट में इंपीडेंस कितना है। अब रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इंपीडेंस वर्ड यूज करते हैं। इस सर्किट में इंपीडेंस कितना है। तो जैसे आपके घर में मान लो फैन लगा हुआ है ना, तो फैन का रेजिस्टेंस बोलना थोड़ा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसी पे वर्क कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इस फैन का इंपीडेंस कितना है। तो फैन का आपको इंपीडेंस अगर निकालना है तो यही मेथड है कि आपका पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट या आरएमएस वोल्टेज अपॉन आरएमएस करंट।
तो आरएमएस करंट निकालना तो एक अमीटर लगा दो आरएमएस वाला, ओ सॉरी एसी अमीटर लगा दो, कितना करंट जा रहा है वो मेजर हो गया, कितना अप्लाइड वोल्टेज वो तो 220 वोल्ट है, आपको फैन का क्या मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा। तो उस इंपीडेंस में रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टेंस भी आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गया, सबका मिला जुला फॉर्म आ गया पूरा कॉम्बिनेशन में। समझ गए? क्लियर हो गया बेटा? सर हाँ बोलो। सर ऊपर आपने RLC क्या लिखा है? ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है इंडक्टर कॉइल और ये होता है कैपेसिटर। ठीक है, आर आर मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेंगे ना, ये रेजिस्टेंस, इसके अंदर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। अभी समझ गया? इस यहाँ पे जो सर्किट हमने लिया, ये सर्किट, ये फैन है मान लो ये फैन है यहाँ पे। तो फैन में क्या क्या रहता बेटा, कॉइल होती कि नहीं फैन में? अरे बोलो जल्दी से, कॉइल लगी होती फैन में, कैपेसिटर भी लगा है और कॉइल का रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या क्या है उसमें। तो वो तो कॉम्बिनेशन हो गया वहां पे, कैपेसिटर और फिर किस किस का, इंडक्टर का और रेजिस्टेंस का। ठीक है ना? तो अब एसी सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते, सर्किट का इंपीडेंस वर्ड यूज करते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्योरली रेजिस्टेंस में पूरा काम हो रहा था हमारा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में सर्किट का इंपीडेंस देखा जाता है, नॉट द रेजिस्टेंस। हाँ, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना? इंपीडेंस यहाँ पे सर्किट के इंडक्टेंस के से थोड़ा सा और चेंज करना पड़ता है वहां पे उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ऐसे कैपेसिटेंस को एकदम, कैपेसिटेंस एंड इंपीडेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है? और थोड़ा रिएक्टेंस वर्ड यूज किया जाता है, वो हम थोड़ा भी आगे पढ़ने वाले हैं। समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? ठीक है, लिखो इसको फटाफट, लिखो जरा जल्दी से, लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी से। काम बड़े बड़े लगाना है। क्या बेटा? हेलो, तो लगा क्या बोल रहे हो? हो गया लिखकर सभी का? मिटा दूं? मिटा दूं क्या? हेलो, हो गया क्या बेटा लिखकर? ऐसा देखो अभी इसमें पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं अभी, है ना? नाउ दिस इज पेज नंबर 4।
पावर कैलकुलेशन। देखो ये मान लो यहाँ पे बेटा एसी सर्किट है सर, है ना, दिस इज एनी एसी सर्किट, और इस एसी सर्किट का इंपीडेंस कितना है, जेड है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अप्लाइड वोल्टेज ले लिया यहाँ पे, है ना, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सर्किट में ये इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, I इक्वल्स टू आई नॉट। क्या लिखोगे इंस्टेंटेनियस करंट का, सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ये इंस्टेंटेनियस करंट है सर्किट पे। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, है ना, ये एट टाइम टी के लिए लिखे हमने, एट टाइम टी के लिए लिखे, समझ गए ना, एट एनी टाइम टी पे करंट ऐसा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिखा जाएगा, अभी जो इंपीडेंस होता है सर्किट का इंपीडेंस, व्हाट इज पाई हियर, पाई इज फेज डिफरेंस, पाई इज फेज डिफरेंस। इंपीडेंस किसके बराबर लिखा जाएगा, आइदर वी नॉट अपॉन आई नॉट, या फिर किसके बराबर, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। इंपीडेंस को कभी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइडेड बाय पूरा टर्म से नहीं लिखना, है ना, इंपीडेंस हमेशा वी नॉट अपॉन आई नॉट या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस से मेजर किया जाएगा सर्किट का इंपीडेंस, और इसकी यूनिट काय में आएगी, इट इज मेजर्ड इन ओम। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते बेटा हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कितना आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी गिवन बाय V इंटू आई, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, ये आएगा इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे। ठीक है, V इंटू आई, सो इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ गया ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन है, और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दे हम लोग, इट इज V नॉट आई नॉट, और ये इसके बराबर आ गया यहाँ पे, फिर इट इज साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा और रीअरेंज कर देते, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू का मल्टीप्लाई कर दो, टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज कर देंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर देते हैं, है ना। तो ये कौन सा पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। और अगर हम लोग बेटा इसका एवरेज पावर निकालते हैं ओवर वन साइकिल, तो अब अगला स्टेप है एवरेज पावर, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कैपिटल T तक। तो जो एवरेज पावर आएगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर T dt डिवाइडेड बाय 0 टू T P dt, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये सॉल्व करने पे आता है V नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कितना बचेगा यहाँ पे, cos फाई के बराबर बचेगा। मैं पूरे इंटीग्रेशन पे नहीं जा रहा हूँ, हमारे लिए वो इंटीग्रेशन कोई काम का नहीं है कि इसको सॉल्व करें हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो जो एवरेज पावर आता है ओवर वन साइकिल, इट इज गिवन बाय V नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कितना, cos फाई, और इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर दोगे भाई यहाँ पे, है ना, तो V नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू क्या बन जाएगा बेटा, ये cos फाई के बराबर बन जाएगा। ठीक है, और V नॉट अपॉन रूट टू किसके बराबर हो गया, ये V आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाई। तो एवरेज पावर इन द सर्किट ये होता है, और ये इंस्टेंटेनियस। तो अभी मुझे बताओ हमारे लिए कौन सा पावर सर्किट के में कैलकुलेशन के लिए रहता है, इंस्टेंटेनियस वाला रहेगा कि एवरेज वाला रहेगा, भाई ओवर द एवरेज मतलब एक टाइम पीरियड में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो हमारे लिए कौन सा पावर का कैलकुलेशन होता है बेटा, यहाँ पे ये वाला, ये एवरेज पावर का कैलकुलेशन होता है, जिसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो एसी सर्किट में हम लोग जनरली कौन सा पावर को मेजर करते हैं, एवरेज पावर को मेजर करते हैं। क्लियर हो गया, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो, अरे बोलो भाई। इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन,
एवरेज पावर, तो एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप एवरेज निकालोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, v नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू, या सीधा सीधा ये v नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कॉस फाई, और इसको सॉल्व करने पे कितना बचेगा ये इंटू कॉस फाई के बराबर। मतलब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, कितना आंसर आपका बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं अब इंटीग्रेशन पे नहीं उलझा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे समझ गए बच्चों, याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज पावर का जो फार्मूला आ गया, क्या क्या फार्मूला आ गया एवरेज पावर का, सीधा सीधा याद रखो, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। और इम्पीडेंस ये है सर्किट का, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और रीअरेंज कर लोगे, वी आर एम एस को क्या लिख दोगे, आई आर एम एस इंटू जेड लिख दोगे, तो ये फार्मूला और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं है? ठीक है, लिख लो अब इसको, फटाफट नोट कर लो। पावर इन एसी सर्किट कैसे मेजर करते हैं। हो गया लिख कर क्या? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे सिर्फ जो आई है वो आरएमएस वैल्यू नहीं है ना? क्या क्या? सिर्फ आई इक्वल्स टू आई नॉट जो इक्वेशन दी है, जो आई है ये वाला आई? हाँ सर, वी आई जो है ना ये वाला है। नहीं, ये पीक वैल्यू वाला है ना, जब आरएमएस लिखे तो पूरा आरएमएस लिखते हैं, पीक के लिए अपन वी नॉट आई नॉट लिख रहे हैं, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखोगे उसको। इक्वल्स टू वी आई जो है वो वाला, ये वाला वी आई वी है। ये हाँ सर। बेटा इंस्टेंटेनियस वर्ड बोले हो ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, ये वोल्टेज की ये भी है, और ये इंस्टेंटेनियस ये आई है, ये ना पीक है ना तो आरएमएस है, ये कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो किसके बीच में हो सकती है, वी प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट के बीच में कुछ भी हो सकती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ गया? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट के बीच में कुछ भी हो सकती है। ऐसे करंट की वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में कुछ भी हो सकती है। जैसे ऑसिलेशन में पढ़े थे ना, जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा या मीन पोजीशन पे रहेगा, वो तो कहीं पर भी हो सकता है ऑसिलेशन पे एट एनी टाइम टी पे। समझ गया? समझ गया कि नहीं? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? समझ गए सर। ओके, हो गया क्या? हो गया लिखकर? यस सर, यस सर। अब एक और है यहाँ पे फेसर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से सॉल्व होने वाले। फेसर डायग्राम बनाना, पेज नंबर 5, फेसर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे आगे के क्वेश्चन आपके इसी फेसर डायग्राम के बेसिस पे अपन लोग सॉल्व कर देंगे फटाफट, है ना। फेसर डायग्राम देख, जैसे मान लो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, देन जो करंट की इक्वेशन आएगी इट विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये फेज डिफरेंस बेटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फेसर डायग्राम की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फेसर डायग्राम की बात करें तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे,
फाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। जैसे ये मान लो ये वाले डायरेक्शन पे हम लोग ओमेगा ले लें यहाँ पे, और अगर मान लो यहाँ पे मैं किसको ले लूं, ये वाले डायरेक्शन में मैंने वोल्टेज को ले लिया है, तो उसी टाइम पे जो करंट आएगा वो थोड़ा आगे चलेगा ऐसा। कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, पाई का, और पाई की वैल्यू किसके बराबर लिख दे रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, सॉरी, एनी टाइम टी पे, एट टाइम टी पे। ये एक इस तरह से ग्राफ हमारा बन जाएगा यहाँ पे V और I के बीच में, ये इतने का फेस डिफरेंस है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे हम लोग रोटेट कराएंगे, मतलब ये बोलेंगे अगर पॉजिटिव फेज डिफरेंस है ये तो करंट आगे चल रहा है, ठीक है, और अगर नेगेटिव रहे तब फाई, तो हम क्या बोलते हैं, करंट पीछे चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फाई ये पॉजिटिव है, ये इधर पे, इसका मतलब करंट लीड वोल्टेज, करंट किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आता मतलब करंट लैग्स वोल्टेज, सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है। और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ये सेम फेज, बस तीन ही केस होंगे, या तो करंट आगे चलेगा या पीछे चलेगा या सेम फेज पे चलेगा वोल्टेज के साथ में, समझ गए ना, तीन ही केस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे यहाँ पे, या तो करंट आगे चलेगा या पीछे चलेगा या सेम फेज में चलेगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप हमेशा क्या करो, फेसर डायग्राम बनाते टाइम इस तरह से ड्रॉ करो, फेसर डायग्राम बनाते टाइम आप इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है। फेसर डायग्राम बनाते टाइम ये ड्रॉ करो। सीरीज सर्किट के लिए, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो केस है बेटा, केस वन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन किनका, एल सी आर का, एल सी और आर को अगर आपने सीरीज में जोड़ दिए हो। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े अपन ने, सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है बताओ जरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा तीनों पे, एल पे और सी पे क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो करंट कांस्टेंट रहेगा तो करंट को फिक्स कर दो आप, करंट कांस्टेंट है ये, हमने करंट को फिक्स कर दिया यहाँ पे, करंट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, क्योंकि तीनों में करंट कांस्टेंट है। अब अप्लाइड वोल्टेज को लिखना हमको, तो करंट के साथ में हमेशा किसको बनाना है, वीआर को बनाना है, और इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री से आगे बनाना है, ये पाई बाई 2, और VC को हमेशा 90 डिग्री से पीछे बनाना है, ठीक है। ये इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। करंट को फिक्स कर दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आपको डिस्कस करना है, केस नंबर 2 यहाँ पे, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको डिस्कस करना है एल सी आर का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलो जल्दी से, वोल्टेज, हाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे फिर आपको वोल्टेज बना देना है, ये सर्किट का करंट हो गया, ये सर्किट का वोल्टेज हो गया। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट एक साथ चलता है, तो इधर पे क्या लिखोगे आप, आई आर लिख दोगे, ठीक है, और इधर पे क्या लिख दोगे, देखो जो करंट होता है वो VC से आगे चलता है और VL से पीछे चलता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कौन सा करंट हो गया, IC वाला करंट हो गया, और इधर पे पीछे कौन सा वाला करंट आ जाएगा, नीचे यहाँ पे IL वाला करंट बना दोगे, तो ये वेक्टर आप बना दोगे। और जब आप ये वेक्टर बना दोगे तो इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक होती है इसके एसी सर्किट को सॉल्व करने वाली, एसी सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली। बस इतना, ये जो लेक्चर है ना आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो पूरा की पूरा जो चैप्टर है अब वो इसी पे चलने वाला हमारा, और ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे पूरे चैप्टर को फिनिश होने पे, है ना, यहाँ से, क्योंकि पूरा जो बेस है उसका वो हमने पढ़ ली कि कैसे उसको हैंडल करना है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये इस तरह के वेक्टर बना दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इस तरह के वेक्टर बना दो, समझ गए ना।
ठीक है, सर। समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। सीरीज वाला बताना। देख, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट। तो करंट को हमने वैसा का वैसे ही ले लिया, फिक्स कर दिए करंट को, और वे 3 वेक्टर बना दिए, वीआर वेक्टर, वीएल वेक्टर और वीसी वेक्टर। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता, वोल्टेज कांस्टेंट रहता। तो हमने 3 वेक्टर बना दिए, करंट, आईआर, आईसी और आईएल के। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए ऐसा ट्रीट करते हैं हम लोग, समझ गया बेटा, ट्रिक सर बता वो दिया हमने। IC और IL का डायरेक्शन दोनों में अलग अलग क्यों है? सॉरी, VC हाँ, और V। नहीं यहीं से देख के बनाया गया है। देख, VL हमेशा करंट से आगे चलता है, VL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है। क्यों चलता, हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। ये इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से आगे चलता है, ठीक है। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री से पीछे चलता है। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, वोल्टेज को फिक्स कर दिया। इंडक्टर का जो करंट, देख इंडक्टर का वोल्टेज और करंट, करंट उसका पीछे होता है। तो इंडक्टर यहाँ पे ये क्या है, करंट है ना, इंडक्टर का करंट, और वोल्टेज से कैसा हो गया, 90 डिग्री से पीछे हो गया। बस वही तो बनाया हमने, यहाँ वोल्टेज के लिए बनाया, यहाँ पे किसके लिए बना दिए, करंट के लिए बना दिए। हेलो। सर नीचे में भी 90 है क्यों? हाँ, नीचे में भी 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये सब 90 डिग्री के लिए बनाए हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब इसी से हमारे आगे के क्वेश्चंस इनके सॉल्व होने वाले हैं, वेक्टर मान के। क्योंकि अगर वेक्टर मान के आप सॉल्व नहीं करोगे ना, तो इसके क्वेश्चन में उलझ जाओगे, आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी, हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब कितना टेढ़ा काम है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए तुम लोगों ने अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए क्या? शुरू है सर। शुरू है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो कितना यार खतरनाक काम होता है। तो इस चैप्टर में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी। अब हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कितना टेढ़ा काम है ना, समझ गए ना। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के झमेले में हम लोग नहीं फंसेंगे ज्यादा। हम लोग ये है हमारे पास में, हम फटाफट क्वेश्चन निकाल लेते हैं इससे, ठीक है, वेक्टर मेथड से। तो ये ट्रिक हो जाती है यहाँ पे सॉल्व करने की, समझ गए? अरे समझ गए, बोलो जल्दी से। यस समझ गए सर। कि? चलो फटाफट नोट करो, और आज जो पढ़े मैं उसको समराइज कर देता हूं, क्योंकि जो समरी है बस पूरा चैप्टर अब उसी पे बेस्ड है अपना। नोट कर लो फटाफट। हो गया लिखकर क्या, लिखकर हो गया क्या? हेलो। हाँ सर। देखो अभी ये ना, तो अभी जो हमने पढ़ा उसकी पूरी समरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, एसी सर्किट की। मतलब ये पूरा जो कहानी हमने अभी की है, बस इतने पे पूरी कहानी बेस्ड है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इम्पीडेंस लगा हुआ है। इम्पीडेंस का मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये अप्लाइड वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, VA माइनस VB इक्वल्स टू VX माइनस VY, सीधा सीधा इसके अक्रॉस का वोल्टेज। यहाँ पे सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट, ये कौन सा करंट होता बेटा, इंस्टेंटेनियस, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर वोल्टेज ये है देन करंट की वैल्यू लिखी जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
फाई से। ठीक है, समझ गए कि नहीं? फाई क्या है यहाँ पे? फेज डिफरेंस है। सर्किट का इम्पीडेंस किसके बराबर आएगा? VRMS अपॉन IRMS। जो एवरेज पावर रहेगा, एवरेज पावर का फार्मूला क्या रहेगा? V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई, या फिर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ये एवरेज पावर इन द डिसिपेटेड इन द सर्किट। इंपीडेंस कैसे निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं, और फिर वहां पे क्या है, ये जो फाई है यहाँ पे, ये फेज डिफरेंस है ना? फाई इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, एवरेज पावर हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर ये कैसे निकालोगे? बट ये कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता इंस्टेंटेनियस का, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ लिया तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकालना होता है। इनटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये एवरेज पावर, ये इंपीडेंस, और ये हो गया फेजर डायग्राम। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में इधर पे करंट को फिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर इस साइड पे क्या लगाना? VR, इस साइड पे क्या लेना? 90 डिग्री पे VL, नीचे क्या लेना? आपको 90 डिग्री पे VC लेना है। फेजर डायग्राम बनाते टाइम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर पे अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, और फिर अप्लाइड वोल्टेज की तरफ IR, इधर पे आप बना दोगे IC, और इधर पे आप बना दोगे IN। तो आज जितना पढ़े थे उसको मैंने यहाँ पे पूरा समराइज करके लिख दिया है। मतलब ये जो चैप्टर है, बस ये इसकी कहानी पे पूरा की पूरा चैप्टर तुम्हारा चलता जाएगा। फेज डिफरेंस का जो कैलकुलेशन, ये फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन यहां से सॉल्व होगा। तो फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन बेटा ये फेज डायग्राम से सॉल्व होगा, समझ गए ना? फेजर डायग्राम से। और अगर आपने फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया तो फिर सब कुछ कैलकुलेट हो ही गया यहाँ पे, बस इतना ही तो रहता कैलकुलेशन इसमें। समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है, ले लो लिख लो इसको पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो लिखा ही हुआ है, बट एक समराइज पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्लास एंड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, वैसे तो लिखा हुआ सर कल हॉलीडे रहेगा? कल क्या है? नहीं, सुबह सुबह क्लास हो जाएगी, कल हॉलीडे नहीं है अपना, है ना? फिजिक्स का नहीं है, मैथ्स का नहीं है, सुबह सुबह क्लास है। केमिस्ट्री का भी नहीं रहेगा सुबह का, है ना? अच्छा, अभी ना केमिस्ट्री की एक एक्स्ट्रा क्लास चालू करवाने वाले तुम्हारी रंजन सर की, इनऑर्गेनिक का पोर्शन चालू कर देंगे वो, ठीक है? हेलो, कौन सर? रंजन सर इनऑर्गेनिक का पोर्शन चालू कर देंगे, और अभी अपन लोग मंडे से चालू कर देते हैं। अभी देखो, हो सकता है मंडे से अपन लोग यार फिजिकल के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना? हेलो, फिर भी एक एक्स्ट्रा क्लास की अब जरूरत पड़ेगी, उसको लेके कंप्लीट करवाते चलेंगे अपन लोग, है ना? चलो ठीक है फिर, ठीक है बेटा। हाँ सर, बाय सर। मंडे से फिजिकल है क्या? अभी बता दूंगा मैं, नोटिस अपनी है, कोशिश की करें अपन, कहीं कहीं तो चालू कर ही सकते हैं। देखते हैं इंदौरा का हो पाता है कि नहीं, बाकी जगह का तो कर ही सकते हैं अपन, है ना? ठीक है, ओके सर, यस सर। एंड कर रहा हूँ क्लास में। हाँ, यस सर, बाय सर। ओके, बाय बाय।